वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सेंसिटाइजेज the myometrium to oxytocin and prostaglandin during the pregnancy। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सेंसिटाइजेज द मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति संवेदनशील बनाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एस्ट्रोजन। चलिए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन्स मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति संवेदनशील बनाता है, जिससे प्रसव के समय संकुचन प्रभावी होते हैं। इसके विपरीत प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था के दौरान मायोमेट्रियल सक्रियता को दबाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें फ्रेंड्स। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन एज, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है, उसका समय कितना होता है नॉर्मल, पूछा गया फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 280 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 280 दिन। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि सामान्य गर्भावस्था की अवधि अंतिम मासिक धर्म की पहली तारीख से लेकर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह मानी जाती है। यह अवधि औसतन अगर बात की जाए तो 9 महीने और 7 दिन की होती है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का नरम होना किस चिन्ह के रूप में जाना जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉफ्टनिंग ऑफ दिस सर्विक्स इज नोन एज, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा का नरम हो जाना किस रूप में जाना जाता है? जैकमियर साइन, ओसियंडर साइन या फिर गुडेल साइन, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, इसे गुडेल साइन कहा जाता है। ठीक है, सर्विक्स का मुलायम हो जाना गुडेल साइन कहलाता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गुडेल साइन गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के नरम होने को दर्शाता है, और ये जैकमियर साइन जो है योनि का नीला रंग हो जाता है। जैकमियर साइन में योनि का जो रंग है वो नीला हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ओसियंडर जो साइन है योनि में नाड़ी की धड़कन महसूस होती है। इसमें ओसियंडर साइन में योनि में नाड़ी की धड़कन महसूस होती है, और गुडेल साइन क्या है, गर्भाशय ग्रीवा का मुलायम होने को दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। आप लोग अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। ड्यूरिंग हाउ मैनी डेज ऑफ प्रेगनेंसी फेटल पार्ट कैन बी पल्पेटेड, गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर भ्रूण के भागों को छूकर पहचाना जा सकता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आंसर दें कि गर्भावस्था के कितने सप्ताह पर भ्रूण के भागों को छूकर पहचाना जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20वें सप्ताह पर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें कि भ्रूण के विभिन्न भाग जैसे कि सिर हो गया, पीठ और अंगों को 18 से 20 सप्ताह के बीच में पेट पर पल्पेशन के द्वारा पहचाना जा सकता है। इससे गर्भावस्था का आकलन और भ्रूण की स्थिति भी जानी जा सकती है।
फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। 450 प्लस पीडीएफ होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप फ्रेंड्स व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लास लेना है तो भी आप हमें इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर ऑफ फेटल स्केल इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और आंसर देंगे, ठीक है। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है कि भ्रूण की खोपड़ी का सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक लंबवत व्यास कितना होता है। सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर ऑफ फेटल स्केल इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा 9.5 सेंटीमीटर। यानी कि सब ऑक्सीपिटोड ब्रैग्मेटिक व्यास वह माप होती है जो भ्रूण के सिर के सबसे छोटे व्यास को दर्शाता है, जो कि सामान्य प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसका जो माप है वो लगभग 9.5 सेंटीमीटर का होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सा सामान्य गर्भावस्था का लक्षण नहीं है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी। निम्न में से कौन सा सामान्य गर्भावस्था का लक्षण नहीं है। पढ़ें और आंसर दें, ठीक है। सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये पूछे गए हैं, सिंपल हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट होगा। ये इचिंग, खुजली जो है ये सामान्य गर्भावस्था का लक्षण नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन को आप लोग देख लें। गर्भावस्था में सीने में जलन, टखनों की हल्की सूजन सामान्य मानी जाती है। जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स कि सीने में जो जलन होती है और टखने जो हैं उनमें हल्की अगर स्वेलिंग आ जाती है तो ये नॉर्मल मानी जाती है। थोड़ी मात्रा में रक्तस्राव कभी कभी शुरुआती गर्भावस्था में हो सकता है, जैसे कि इम्प्लांटेशन के समय में हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन खुजली सामान्य नहीं मानी जाती है और यह हेपेटिक या फिर एलर्जिक कारणों से हो सकती है, ठीक है। तो इसमें आपको इग्नोर नहीं करना है। यदि प्रेगनेंसी के टाइम खुजली वगैरह होती है, आपको एलर्जी चकत्ते वगैरह निकलते हैं, तो इसमें आपको नॉर्मल नहीं लेना है, इसे आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंगे। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। निम्न में से कौन सा कारण गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव डायलेटेशन के लिए उत्तरदायी है। बताएं फ्रेंड्स, फैलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा कारण गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। अब एक्सप्लेनेशन को आप लोग देख लें कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स प्रसव के समय गर्भाशय को संकुचित कर देता है, इसे सिकुड़ने का काम करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। इसी को हम लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स फ्रेंड्स मिल्क सिक्रेशन के लिए भी, एजेक्शन के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। और यह गर्भाशय ग्रीवा को फैलाने में सहायता करता है। यह प्रसव प्रेरण अर्थात लेबर इंडक्शन के लिए मुख्य हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पढ़ें क्वेश्चन को।
विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट इज यहाँ पे इंक्लूडेड फॉर मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट इज इंक्लूडेड फॉर मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस सुबह की मतली के लिए निम्न में से कौन सी प्रबंधन विधियां अपनाई जाती हैं। देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, थोड़ा सा एक घुमा दिए जाते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया जाता है। हालांकि मैंने कई बार बताया कि कोई प्रश्न डेली किसी प्रश्न का आविष्कार नहीं होता है, डेली कोई प्रश्न नए नहीं जोड़े जाते हैं, वही प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में आए गए क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन बार बार दोहराए जाते हैं। इस वजह से आप लोग रिवीजन ज़रूर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 100% आप परफेक्ट हो जाएंगे। इस वजह से रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लें कि एनकरेज द पेशेंट टू टेक ड्राई टोस्ट एंड बिस्किट। रोगी को सूखा टोस्ट और बिस्कुट लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अवॉइडेंस ऑफ फैटी एंड स्पाइसी फूड। तेल और मसालेदार भोजन को परहेज करना चाहिए, से अवॉइड करना चाहिए। गिव एंटीएमेटिक ड्रग सच एज स्टेमिटिल। ठीक है, स्टेमिटिल जैसे एंटीमेटिक दवाएं देना। तो यहाँ पे सभी राइट होंगे आपके, ऑप्शन डी। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस एक सामान्य लक्षण होता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, वोमिटिंग वगैरह होती हैं, ये सामान्य होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ठीक है, इसे नियंत्रित करने के लिए सूखा भोजन जैसे कि बिस्किट है, मसालेदार या तली भोजन से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मसालेदार जितने भी मसालेदार भोजन हैं, तली चीज़ें हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। ठीक है, और जो बिस्किट वगैरह हैं, और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से एंटीएमेटिक दवाएं भी दी जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। देखिए सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट फॉर एबॉर्शन। गर्भपात के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होती है। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। देखिए सभी क्वेश्चन ये रिपीटेड हैं और ये पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अप्रोप्रिएट फॉर एबॉर्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, मैंने बार बार यही कहा है कि आप लोग आंसर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आंसर देने से क्या होता है कि आपकी ही जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी, वो मजबूत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि फ्रेंड्स डायलेशन और इवैक्यूएशन में गर्भाशय ग्रीवा को फैलाकर सर्जरी द्वारा गर्भाशय की सफाई की जाती है। डायलेशन एंड इवैक्यूएशन में गर्भाशय ग्रीवा को क्या किया जाता है, फैलाया जाता है, और फैलाकर सर्जरी के द्वारा गर्भाशय ग्रीवा की जो है वो सफाई की जाती है। और यह गर्भपात या गर्भाशय में मृत भ्रूण को निकालने के लिए किया जाता है। जब भ्रूण की मृत्यु गर्भाशय में ही हो जाती है तब ऐसा किया जाता है। ठीक है, LSCS एक प्रसव प्रक्रिया है, ना कि गर्भपात की प्रक्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग पढ़ेंगे और आंसर देंगे कि व्हेन ट्वेंस आर कंसीव्ड वीक्स अपार्ट फ्रॉम ओल्यूशन हैपनिंग ऑन डिफरेंट डेज इट इज़ नोन एज। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कहा जा रहा है कि जब जुड़वां बच्चों की गर्भधारण अलग अलग दिनों पर हुई हो, यदि जुड़वां बच्चों की जो गर्भधारण है वो अलग अलग दिनों पर हुई है, ओल्यूशन से हफ्तों के अंदर से होती है, अंतर में होती है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतर में होती है। ठीक है, ओल्यूशन से हफ्तों के अंतर में होती है, तो इसे क्या कहा जाता है। बताएं आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। जब जुड़वां बच्चों की गर्भधारण अलग अलग दिनों पर हुई हो, ओव्यूलेशन से हफ्तों के अंतर में होती है, तो इसे क्या कहा जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सुपरफिटेशन कहा जाएगा इसे।
चलिए आप एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि सुपरफिटेशन वह स्थिति होती है जब पहले से चल रही गर्भावस्था के दौरान फिर से ओव्यूलेशन होकर गर्भधारण हो जाता है, जिससे भ्रूण की उम्र में अंतर हो जाता है। सुपर फिकंडेशन में एक ही चक्र के दौरान अलग अलग शुक्राणुओं से 2 अंडाणु निषेचित होते हैं। फेटस यहाँ पे पेप्रेसियस है, ठीक है। फेटस पेप्रेसियस में एक भ्रूण की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फेटस पेप्रेसियस में एक भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और वह संकुचित हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो संकुचित हो जाता है। चलिए हम अगले फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी क्वेश्चन ये आप पढ़ चुके हैं क्योंकि मैंने सभी इन क्वेश्चनों को पढ़ा दिया है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनोज इज, पॉलीहाइड्रोमिनोज मतलब कि अत्यधिक एमनियोटिक फ्लूइड की जटिलता कौन सी होती है। ये कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है, पॉलीहाइड्रोमिनोज की जटिलताएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी जो जटिलताएं होती हैं ये सभी होती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, प्री एक्लेम्सिया, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, नाल का पहले आ जाना, और यहाँ पे मल प्रेजेंटेशन, भ्रूण की गलत स्थिति, या फिर आप आलादी एबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोमिनोज की स्थिति में गर्भाशय बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे भ्रूण की स्थिति बिगड़ सकती है, मतलब कि मल रिप्रेजेंटेशन, नाल खिसक सकती है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, मतलब कि नाल खिसक जाती है, अपनी जगह से पहले बाहर आ जाती है, और गर्भवती को उच्च रक्तचाप व प्रीक्लेम्सिया जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इस वजह से इसे स्क्रीन में छोटा दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लें। प्रोलॉन्ग्ड लेबर इज नोन एज, प्रसव की अवधि बढ़ जाने को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर इज नोन एज। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। प्रसव की अवधि बढ़ जाने को क्या कहा जाता है। व्हेन ड्यूरेशन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इज अबाउट 10 आवर्स, जब पहले और दूसरे चरण की कुल अवधि लगभग 10 घंटे हो, या फिर व्हेन कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज लेस देन 2 आवर्स। तो फ्रेंड्स ये भी आपका नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है, दोनों यहाँ पे गलत हो गए। When the combined duration of the first and second stage of labor is more than 18 to 20 hours, यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपका राइट होगा, सी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें, एक्सप्लेन को आप देख लें। ये रहा एक्सप्लेन आपके स्क्रीन पर है कि यदि प्रसव के पहले और दूसरे चरण की कुल अवधि 18 से 20 घंटे के अधिक हो जाती है, ठीक है, जो पहला चरण है और दूसरा चरण है, ठीक है, इनकी दोनों की जो अवधि है वो 18 से 20 घंटे से अधिक हो जाती है, तो फ्रेंड्स इसी को प्रोलॉन्ग्ड लेबर कहा जाता है। यह स्थिति माँ और भ्रूण दोनों के लिए जोखिम भरी हो सकती है और विशेष देखभाल की भी इसमें आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ें 13 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ऑप्शन भी पढ़ें और आंसर दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कॉमनेस्ट मल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मल प्रेजेंटेशन यहाँ पे पढ़ने से कि निम्न में से कौन सबसे सामान्य मल प्रस्तुति यानी कि गलत भ्रूण स्थिति है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्न में से कौन सबसे सामान्य मल प्रस्तुति है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन जो है ये फ्रेंड्स पाँव नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है कि मल प्रस्तुति मतलब गलत भ्रूण की स्थिति होती है, ठीक है। यदि सर नीचे की तरफ होता है तो उसे सिफेलिक कहा जाता है, ठीक है, मतलब कि सर नीचे की तरफ उसे सिफेलिक कहा जाता है। यदि टांगे नीचे की तरफ होती है, पैर नीचे की तरफ होते हैं तो ये फ्रेंड्स ब्रीच प्रेजेंटेशन में आते हैं और ये कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। सबसे सामान्य मल प्रेजेंटेशन ब्रीच होती है जिसमें भ्रूण की टांगे या फिर नितंब नीचे होते हैं, जबकि वर्टेक्स प्रस्तुति सामान्य नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है। ब्रो और फेस दुर्लभ प्रस्तुति मानी जाती है,
चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को। द मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी इज। गर्भावस्था में सबसे सामान्य रक्तस्राव विकार कौन सा होता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था में सबसे सामान्य रक्तस्राव विकार क्या है? हार्ट फेलियर, प्लेटलेट डिसऑर्डर, थैलेसेमिया या फिर एनीमिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ये एनीमिया होगा, रक्त अल्पता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि गर्भावस्था में सबसे सामान्य रक्त संबंधी विकार एनीमिया है। यह तब होता है जब शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, मतलब कि ब्लड की कमी हो जाती है आपके शरीर में, तब ये प्रॉब्लम होती है। इसमें माँ और भ्रूण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। और यदि फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो हमारी जो पीडीएफ है 199 में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, 199 रुपये में। फ्रेंड्स, 450 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। फ्रेंड्स, आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें 15 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द ग्रोथ प्रोसेस इन विच द प्राइमरी एग सेल्स बिकम अ मेच्योर ओवम इज कॉल्ड। जिस विकास प्रक्रिया में प्राथमिक अंडाणु कोशिका एक परिपक्व अंडाणु में परिवर्तित होती है उसे क्या कहा जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एग्ज़ाम हॉल पे नहीं बैठी हैं, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप अगर गलत भी आंसर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप लोग आंसर दिया करें, कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सी राइट होगा, ऊजेनेसिस होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ऊजेनेसिस। एक्सप्लेन को आप देख लें कि oogenesis वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्राथमिक अंडाणु कोशिकाएं परिपक्व होकर अंडाणु अर्थात ओवम बनाती हैं। oocyte केवल अंडाणु को कहते हैं, जबकि ओल्यूशन में वह अंडाणु बाहर निकलता है। ठीक है, ओल्यूशन में क्या होता है? अंडाणु बाहर निकलता है, oocyte अंडाणु को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को। इन एडल्ट फीमेल गोनोरिया अफेक्ट आर एक्सेप्ट। यहाँ पे वयस्क महिला में गोनोरिया निम्न में से किसे प्रभावित नहीं करता है? ये आप आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एक एडल्ट महिला है, फीमेल है और उसे गोनोरिया हुआ है, तो कहा जा रहा है कि किसको प्रभावित नहीं करेगा जो गोनोरिया? यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, यूरेथ्रा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये वजाइना को प्रभावित नहीं करेगा, बाकी आपके यूट्रस, सर्विक्स और यूरेथ्रा को प्रभावित करेगा, लेकिन आपके ये वजाइना को प्रभावित नहीं करता है। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि गोनोरिया एक यौन संचारित संक्रमण है जो कि आमतौर पर गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय और मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, लेकिन योनि वजाइना आमतौर पर सीधे प्रभावित नहीं होती है ये। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को। एट फर्स्ट 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। गर्भावस्था से पहले 6 हफ्तों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के लिए या इसके स्राव के लिए कौन सा संरचना या कौन सी संरचना रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है? तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के पहले 6 हफ्तों में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के स्राव के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? ये कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब तक फ्रेंड्स क्या होता है कि प्लेसेंटा खुद से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं करने लगता, तब तक कौन जिम्मेदारी निभाता है? तो ये कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम में 6 सप्ताह तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में प्रोजेस्टेरॉन का जो स्राव है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है या हार्मोन एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। एंडोमेट्रियम जो इंटरनल लेयर होती है यूट्रस की, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? शुरुआती दिनों में। ठीक है, शुरुआती कुछ हफ्तों में ये कार्पस ल्यूटियम करती है। 10 से 12 सप्ताह के बाद ये कार्य प्लेसेंटा संभाल लेता है। ठीक है, प्लेसेंटा खुद संभालने लगता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ें और आंसर दें कि द ड्रग ऑफ चॉइस इन दी ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर
इन प्रेगनेंसी इज, गर्भावस्था में टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए पसंदीदा दवा कौन सी होती है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दौरान टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए पसंदीदा दवा पूछी गई है, कौन सी होती? एम्पेसिलिन, क्लोरामफेनिकोल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रिक्सोन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पसंदीदा जो दवा है वो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एम्पेसिलिन। ठीक है, ये क्या है जो एंटीबायोटिक है एम्पेसिलिन, ये फ्रेंड्स पसंदीदा दवा है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि गर्भावस्था में टाइफाइड के लिए एम्पेसिलिन या फिर थर्ड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन जैसे कि सेफ्ट्रिक्सोन का उपयोग सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, क्यूनोलोन्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सिन का उपयोग गर्भवती महिलाओं में नहीं किया जाता है। ठीक है, जो सिप्लॉक्स होती है, सिप्लॉक्स 500 आपने देखा होगा। ठीक है, सिप्लॉक्स 500 और सिप्लॉक्स 250। ठीक है, ये आपने देखा होगा। ये क्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान ये सुरक्षित नहीं होती हैं, बट यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन जो इनकी दवा है इस क्लास की, मतलब कि सेफ्ट्रिक्सोन वगैरह, ये सुरक्षित मानी जाती हैं, और एम्पेसिलिन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सूचर आर ज्वाइंड एट पोस्टेरियर फॉन्टानेल। पोस्टेरियर फॉन्टानेल पर कितनी सूचर मिलती हैं? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हाउ मैनी सूचर्स आर ज्वाइंड एट पोस्टेरियर फॉन्टानेल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 3। ठीक है, ये 3 फॉन्टानेल मिलती हैं। एक्सप्लेन को आप देख लें कि पोस्टेरियर फॉन्टानेल वह स्थान है जहाँ 2 लैम्डॉयड सूचर और एक सजिटल सूचर मिलती हैं। यह त्रिकोणीय आकार का होता है और सिर के भ्रूण के सिर की शकल व प्रसव में सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें कि डिस्टेंस फ्रॉम दी ब्रिग्मा इज फेटल स्केल टू दी नेप ऑफ द नेक इज टर्म एज। भ्रूण खोपड़ी में बमरगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स बमरगा से गर्दन के पीछे भाग तक की दूरी को क्या कहा जाता है? यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गलती से बमरगा लिखा है, बट यहाँ पे ब्रेगमा है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेगमा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बमरगा नहीं है, ब्रेगमा होगा। यहाँ पे गलत टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या है? ब्रेगमा है। ठीक है, ये ब्रेगमा है कि भ्रूण के खोपड़ी में गर्दन की पिछले भाग तक की जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे। क्वेश्चन पूछा गया खोपड़ी में ब्रेगमा से गर्दन के पिछले भाग तक की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सब ओसिपिटो फ्रंटल कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि सब ओसिपिटो फ्रंटल वह व्यास है जो भ्रूण की गर्दन के पिछले हिस्से, मतलब कि सब ऑक्सीपिटल से लेकर ब्रेगमा, ठीक है, यहाँ पे ब्रेगमा के सामने तक होता है। इसका औसतन माप लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोग एडवर्टाइज थोड़ा सा देख लें कि फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है वो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 7985473042। फ्रेंड्स हमारी जो PDF है आप 199 में प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यदि आप इंटरेस्टेड हैं PDF परचेज करने के लिए। तो ठीक है, ये फ्रेंड्स 450 प्लस हम PDF आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, किसी भी राज्य से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और यदि आप क्लास लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे आप। फ्रेंड्स हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।